हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल आपके? अंतिम सीरीज़ देख रहे हो क्या? तैयारी कैसी चल रही है? हमने 1, 2, 3 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं, क्विक रिवीजन, ठीक है ना? ऐसा रिवीजन कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा रिवीजन। आप ये वाली वीडियो से पूरा का पूरा रिवाइज़ कर सकते हो अपना सिलेबस और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप साथ-साथ कर सकते हो, पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अब हमें रिवीजन के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। एक ही वीडियो में हर चैप्टर का रिवीजन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, शेयर कर दो फटाफट से, फैला दो, टाइम बहुत कम है। थोड़ा-सा हमने लास्ट 2 डेज़ में ये चीज़ प्लान करी थी कि चलो आपका होल सिलेबस रिवाइज़ करते हैं। इस वजह से वीडियोज़ जो हैं आपको मिल रही है 1 दिन पहले ही, बट फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपने पढ़ तो सब कुछ लिया है, बट आपका रिवीजन करवाना है हमने। तो चलो रिवीजन करवाते हैं आपका, बस स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स चैप्टर। सब बच्चों को पता है कि डिटरमिनेंट्स हम मैट्रिक्स का निकालते हैं, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। या तो वो मैट्रिक्स होगी 2 बाय 2 ऑर्डर की या फिर वो होगी 3 बाय 3 ऑर्डर की। फटाफट से आ जाओ और फुल एनर्जी के साथ आ जाओ, ठीक है? तो देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एसोसिएटेड विद अ नंबर। हम इसको या तो डेल्टा के नाम से शो कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, या तो डेल्टा कह दो, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे लिखना चाहो, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? बस ये याद रखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या ही निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट यही हो जाएगा, बस 2। ठीक है, खत्म कहानी। अब अगर 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर 2 बाय 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें, ठीक है ना? उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें? तो बहुत इजी है डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस तरीके से। तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 माइनस 15। इसका मतलब माइनस 9 आ गया इसका क्या? डिटरमिनेंट। क्लियर हो गई जी बात इतनी? बताओ, क्लियर हो गई? तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। आगे आ जाओ। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या है? थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ये आपके सामने है। सब बच्चों का अपना अपना तरीका है निकालने का। मैं तो डायरेक्ट ही निकालता हूं, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट लो, उसके बाद यहां से इसको हटा दो, इसको हटा दो, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो। उसके बाद साइन लग जाएगा, ऑल्टरनेट साइन चलता है, देखो यहां पर भी लगा हुआ है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, साइन चलता है ऑल्टरनेट। उसके बाद आप -3 लिखोगे, ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, यहां पर देखो कि अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि -8 और माइनस आता है इसके बीच में, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद साइन देखो कैसे लगेंगे। अब 1 को लिया, अब के ये पॉजिटिव था, मतलब हमने पॉजिटिव लिया है। 3 माइनस का 3 होगा, यहाँ पर साइन माइनस चलता है, ऑल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, जैसे कि आपको पता होगा। ये हटा दो, ये हटा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे, 16 माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे ये -2। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर -2 क्यों आ गया? देखो साइन यहाँ पर प्लस ही रहता, बट क्योंकि -2 तो ऑलरेडी है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना? क्या करेंगे अब? देखो इधर से ये हट गया, ये हट गया, अब क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ? 4 की मल्टीप्लाई -5 में मल्टीप्लाई आपको इस तरीके से करनी है, ऐसे, ठीक है ना? 4 मल्टीप्लाई -5 तो कितना आ गया? ये माइनस का 20, और -2 टू जा 2 की मल्टीप्लाई -2 में, यानी कि माइनस का 4, ये आ गया प्लस का 4। बस इसको सॉल्व करो और आपका डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट मेथड सीखना है तो आप शॉर्टकट मेथड भी सीख सकते हो। इसको बोला जाता है इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय सेरस रूल, ठीक है ना? ये सिर्फ 3 बाय 3 ऑर्डर निकालने के लिए ही पॉसिबल है, और किसी भी मतलब अगर 4 बाय 4 ऑर्डर की हो तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो उसको छोड़ ही दो। 3 बाय 3 मैट्रिक्स के लिए है सिर्फ ये शॉर्टकट ट्रिक। क्या है शॉर्टकट ट्रिक? समझ लेते हैं एक बार। अगर ये एक मैट्रिक्स दी है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिख दो पूरा ऐसे, ठीक है ना? उसके बाद स्टार्टिंग के ये 2 कॉलम्स लिख दो यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है? उसके बाद प्लस, फिर यहां से इसकी मल्टीप्लाई,
फिर प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई। ये 3 पैरेलल लाइंस दिख रही हैं आपको? तो ये ऐसे 3 पैरेलल लाइंस की मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। उसके बाद माइनस करना है। माइनस करना है कैसे? ये मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और फिर साथ में ये मल्टीप्लाई, तीनों को माइनस कर देना है। ये पैरेलल लाइंस हो गई ऐसे, ठीक है ना। पहले ऐसे पैरेलल लाइंस को ऐड करना है, फिर ऐसे पैरेलल लाइंस को माइनस करना है, तो आपका डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आप इस शॉर्टकट ट्रिक से निकालना चाहते हो या नॉर्मल जैसे हम मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट निकालते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, अगर आप वैसे निकालना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। सिर्फ ये ट्रिक जो है वो 3x3 ऑर्डर में हमारी काम करेगी। प्रॉपर्टीज, वैसे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स कट है, वो एक्सरसाइज नहीं आ रही आपकी, जिसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना पड़ता है हमें। तो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं, बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो कई बच्चे पूछ भी रहे थे मुझसे, तो आपको वो नहीं करना, ठीक है ना। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको करनी है, सारी नहीं करनी है, ठीक है ना, सारी नहीं करनी है, सिर्फ एक बार कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। जैसे किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं, तो उसी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी होगी डिटर्मिनेंट की। तो इसका तो कोई यूज नहीं है ना उस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में। ये तो एक जर्नल इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो गए डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो ये मतलब ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स अगर लिखी है, उसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं टू ऑफ इट्स रोज और कॉलम्स, आपस में इंटरचेंज कर दूं कोई भी रो और कॉलम को, ठीक है ना, समझ में आ रही है? किसी भी रो और कॉलम को नहीं, किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज, या फिर किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज अगर कर दूं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, जो पहले वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था, अब इंटरचेंज करने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम रहेगा, बस साइन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। साइन अपोजिट यानी कि माइनस का साइन लग जाएगा आगे, बस सिंपल, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में आप देख रहे हो जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो किसी दो रो के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल में हैं, प्रोपोर्शनल में है, कैसे सर एग्जांपल देके बताओ एक। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, तो ये 1 2 3 और ये है 2 4 6, और यहाँ पर मान लो कुछ भी है, यहाँ पर कुछ भी ले लो, -1 0 और 3, ये ले लिया हमने। तो ध्यान से देखो कि ये जो दो है, ये जो दो रो हैं, ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं, आपस में प्रोपोर्शनल हैं। कैसे? देखो 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 होगा ना। देखो ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स, जो कि आप याद रखना चाहे तो रख सकते हो, बट आपके पॉइंट मतलब 12th के अभी पर्पज से कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट रिड्यूस है, इस वजह से। वैसे इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको थोड़ा बहुत छोड़ना भी चाहो तो आपकी मर्जी है, स्किप कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ा रहा हूं। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आएगा, मैंने कई बार बताया है कि अगर के ए अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब k की पावर n और a डिटर्मिनेंट हो जाएगा। k यहाँ पर ऑर्डर होता है a का, ठीक है ना, a मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, ये कर लो, ठीक है ना, ये कर लो। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम यहाँ पे लिखा है कि b डिटर्मिनेंट इक्वल टू a, K A determinant where B is the matrix obtained from A by multiplying one row or column of A by K। अच्छा, क्या मतलब है इसका? ये क्या कहना चाह रहा है बताओ, ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे आपको मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि अगर किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं हम अंदर, तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है, बट डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर किसी स्केलर की या किसी जो बाहर कोई ऐसा एक नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होती है, सब में नहीं होती है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, उसका जो नया डिटर्मिनेंट जो बनेगा अब, वो क्या होगा? ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का के टाइम्स होगा। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना। अगर ये चीज नहीं आ रही समझ में तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो इसको, बस ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न कर लो। अभी आगे तो बहुत कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इतना मजेदार तरीके से पढ़ने वाले ना इसको। अभी इनवर्स की और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज जो मैं आपको कहता आया हूं हर बार
कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, उस पे से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, वो अभी आगे आपको बताऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना उसको अच्छे से, ठीक है। चलो एक तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। अच्छा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपके सिलेबस में से अभी फिलहाल रिड्यूस है, ठीक है ना, अभी फिलहाल रिड्यूस है। देखो इसको देख लो, चलो ये पढ़ लो थोड़ा सा। अगर यहां पर लिखा है कि एक रो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, या बोला है मैंने, दोनों नहीं, कोई भी एक रो होगी या फिर कोई भी एक कॉलम में से उसके सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है। एक नंबर में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ठीक है ना। पढ़ लो स्टेटमेंट। आगे क्या बोला है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 है, इधर 0 -1 -2 है, और कुछ भी ले लो, या फिर इधर इधर 9 ले लो, और इधर 1 2 3 है, तो ध्यान से देखो ये रो और ये रो सेम है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल मतलब होता है सेम है, तो उस केस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, सीधे इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। सीधे इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो जीरो आएगा, ठीक है ना। कोई भी एक रो में सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो भी उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना। आगे क्या है, अच्छा इसको रहने दो, ये वाली प्रॉपर्टी रहने दो, ये वाली बस खाली तीन प्रॉपर्टीज कर लो इसमें से, ठीक है ना। क्या कर लो, तीन प्रॉपर्टीज कर लो। एक तो ये कर लो, एक दो, ठीक है ना, ये दो प्रॉपर्टीज कर लो, और उसके अलावा ये वाली कर लो, एक जो मैंने अभी बताई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली कर लो एक, है ना, एक ये वाली प्रॉपर्टी कर लो, ठीक है ना। और एक ये छोटी सी याद रख लो बस कि ए का डिटर्मिनेंट जो होगा और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम होता है। सिर्फ चार प्रॉपर्टीज कर लो बस, ये छोटी छोटी सी, और ज्यादा मत करो कुछ भी, ठीक है ना, और ज्यादा मत करो इसमें। अभी आगे देखो, हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिटर्मिनेंट्स। ये देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिटर्मिनेंट, ये क्या है, ध्यान से देखो, ये मैंने समझाया हुआ है आपको कि अगर ए बी का होल डिटर्मिनेंट है तो इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, ओके। अगर यहां पर किसी भी डिटर्मिनेंट की पावर है और हमें निकालना है तो वो इसके इक्वल हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई, ये दोनों एक ही बात है। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स है, अगर मान लो यहाँ पर ए क्यूब है, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, ठीक है ना, तो हम ए को 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसकी पावर 3 कर देंगे, खत्म कहानी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ये दोनों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन बनते हैं इन पर, ठीक है ना, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी रहने दो, ये थर्ड वाली रहने दो, थर्ड रहने दो अभी फिलहाल, है ना, थर्ड आपके काम की नहीं है। सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज देखो, ये वाली देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, हमें पता है, नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, ये भी पता है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है क्या होती है, और उसका डिटर्मिनेंट 1 होता है, नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये दो प्रॉपर्टीज कर लो भाई, अच्छे से कर लो ये दो प्रॉपर्टीज। चार प्रॉपर्टीज मैंने वहां बताई, अभी आपको कौन सी करनी है, और दो प्रॉपर्टीज मैंने यहां पर बता दी आपको करनी है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, पेपर दे के आओगे ना कल, पता लग जाएगा आपको, यहीं से ही आएगा पेपर, इन्हीं प्रॉपर्टी से ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देख लो, अच्छे से पढ़ लो, आगे आ जाओ। हमें ये पता है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है, तो वो होती है हमारी क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, ये तो पता है हमें, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो एंड ऑफ इवन ऑर्डर इज अ नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर। ये करना चाहते हो तो कर लो, आपकी मर्जी है। कि आपको पता है कि एक डिटर्मिनेंट, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, ऑड ऑर्डर मतलब 1/1, 3/3, 5/5, ये ऑड ऑर्डर हो गया ना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑड ऑर्डर का मतलब ये हो गया, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा, ठीक है। और जो इवन ऑर्डर है, इवन ऑर्डर एंड इवन ऑर्डर इज अ नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। करना चाहते हो तो कर लो, बट कोई बात नहीं, वो तो आप अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप कैलकुलेट करके फिर देख लेना। ये वाला केस देख लो, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि बी प्लस सी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू होगा बी प्लस सी के, ठीक है ना। देखो ये वाला केस तो होता है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना, ये वाला तो, ये तो होता है, बट अगर यहां पर प्लस है दोनों का,
तो क्या ये अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं, नहीं हो सकते, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ये तो पता है हमें, ये तो पता है, आप निकाल भी लोगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है, क्योंकि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है, बाकी सब जीरो है, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स जो भी गिवन है, डायगोनल एलिमेंट्स जो भी गिवन है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, शॉर्टकट, टाइम बचेगा आपका बस, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स तो एग्जिस्ट तभी करेगा ना कि ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंगुलर में तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है इस पर क्वेश्चन कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/a होता है, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का भार इनवर्स, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा था अभी, ये हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा था, ठीक है ना, कि अगर उसकी पावर अंदर है n तो बाहर हो जाती है, अभी हमने पढ़ा है। आ रही है मेरी बात समझ में? कि मैंने आपको, बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी बच्चों को कि सर प्रॉपर्टीज कौन सी छोड़े कौन सी करें, मैंने आपको बता दिया आप कौन सी छोड़नी है कौन सी करनी है, ठीक है ना। दोबारा बता दूं, दोबारा बता दूं, इस पर जो प्रॉपर्टीज लिखी है वो सारी एक बार रीड कर लो, ठीक है ना, चाहे ये वाली छोड़ दो, ये वाली छोड़ दो, बाकी सारी रीड कर लो, जिस पे मैंने टिक लगाया है ये रीड कर लो अच्छे से, ये रीड कर लो, ये रीड कर लो, पोज करके कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। ये वाली अच्छे से लिख लो कॉपी में, या फिर याद कर लो, जैसे भी आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी करनी है, इसमें आपको, इसमें मैंने आपको बताया ये तो बेसिक है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, इसमें से ये वाली कर लो, सिर्फ ये वाली कर लो और फर्स्ट वाली कर लो, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड कर लो, ठीक है ना, थर्ड रहने दो। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे आ जाओ, आगे क्या करना है इसमें देखो, इसमें आप ये वाली कर लो और ये वाली कर लो, सिंपल, अभी मैंने समझा दिया आपको कि कोई भी एक रो, ये वाली प्रॉपर्टी ना आपको काफी हेल्प देती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे अब सीयूईटी का एग्जाम आने वाला है, आप उसमें दोगे अगर पेपर, अगर आप मैथ सब्जेक्ट लोगे तो उसमें काफी हेल्प मिलेगी आपको। एक रो के सारे एलिमेंट्स या फिर कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। कोई भी दो रो हो या फिर कोई भी दो कॉलम हो, अगर वो सेम एलिमेंट्स हैं उसके, तब भी उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली दो प्रॉपर्टी कर लो, उसके बाद ये रहने दो, ये रहने दो, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बता दिया क्या करना है, इसमें आप ये वाली कर लो, फर्स्ट वाली अच्छे से कर लो, और इधर से आप ये वाली भी कर लो अच्छे से, मैंने समझा दिया आपको, और एक ये वाली कर लो बस अच्छे से, ठीक है ना, ये वाली कर लो अच्छे से। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज करनी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो आपको बता दिया ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ आगे चलें, आगे चलें, ये तो हो गया माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। आप सबको पता है कि माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना, कैसे निकाले जाते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स, आपको अच्छे से पता है कि अगर मुझे इस एलिमेंट के लिए इसका माइनर निकालना है तो दिस मल्टीप्लाई दिस और दिस मल्टीप्लाई दिस करूंगा तो वो माइनर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर साइन चेंज कर दूंगा मैं, साइन यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि साइन आपको कैसे लगाना होता है। जब आप यहाँ पर माइनर्स निकालोगे ना सबके, तो यहाँ पर साइन ऐसे चलाना है आपको, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, इस तरीके से आपको साइन चलाना है। मतलब ऐसे समझ लो यहां पर माइनस निकालने के बाद जो भी नंबर आए उसके साथ प्लस की मल्टीप्लाई करनी है। यहां पर कोई भी नंबर आए, कोई भी नंबर बने, प्लस में बने माइनस में बने, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें उसके साथ में माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो वो जो निकल के आ जाएगा वो कोफैक्टर्स निकल के आ जाएंगे, कोफैक्टर्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स, सबने पढ़े हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि एज इट इज एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इस प्रॉपर्टीज पर ही, कुछ भी नहीं करना होता आपने, एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चन बनता है एक नंबर का इस प्रॉपर्टी पर। क्या? कि कोई भी एलिमेंट की उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करवा के सम करते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है, उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है आपका जीरो, ठीक है, उसका आंसर आपका क्या आएगा, जीरो। क्लियर हो गई इतनी बात? जीरो, ठीक है ना। और किसी भी एलिमेंट का उसके सेम कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई अगर हम करवाते हैं और उसका सम करते हैं तो उसका आंसर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट आ जाता है।
ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में 100% आ सकता है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये कोर मैथमेटिक्स में तो बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। अभी तक अप्लाइड मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अभी तक आया है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि 100% इस प्रॉपर्टी पर एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा, और मिलेगा, देख लेना, ठीक है ना। 100% मिलेगा। तो याद रखो कि कोई भी एलिमेंट, अगर किसी भी एक रो के हम एलिमेंट्स अगर ले रहे हैं, ये मैंने एक रो के एलिमेंट्स लिए ना, ये वाले, इस वाले रो के एलिमेंट्स मैंने लिए हैं, इसके साथ मैंने किसी अदर रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाई है, देख लो। ये C31 का मतलब ये हो गया कि A31 का कोफैक्टर निकाला था, ये उसके साथ मल्टीप्लाई करवाई है मैंने, ठीक है ना। तो किसी एक रो के एलिमेंट्स की किसी कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका सम होता है, तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 आता है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई एक रो के एलिमेंट्स का सेम कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, तो उसका आंसर डिटर्मिनेंट आता है, उसका आंसर डिटर्मिनेंट आता है, एज इट इज डिटर्मिनेंट आता है। क्लियर है इतनी बात? बताओ आगे चले। एडजॉइंट अच्छे से पता है आपको कि कोफैक्टर्स अगर आपने निकाले, उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट पर पहुंच जाओगे, एडजॉइंट पर पहुंच जाओगे। ये तो आपको पता है ना कि हम क्या करते हैं, पहले माइनस निकालते हैं, फिर साइन चेंज करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस करके एक मैट्रिक्स बन गई, उसके अंदर कोफैक्टर्स हैं, ठीक है ना। ये जो सी लिखा है ना, ये कोफैक्टर्स है, इनका ट्रांसपोज कर दोगे तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गई इतनी बात? अब माइनर्स कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना, अभी मैंने आपको समझा भी दिया। ये आ गई बात प्रॉपर्टीज की, ये है मजेदार बात, ठीक है ना। ये देखो प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज देखो, देखो यहां पर सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई हैं कि जो आपके सिलेबस में पूछने के बहुत कम भी चांस है ना, वो भी मैंने लिख दी है। बट ये प्रॉपर्टी आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो आप जिसमें मैथ्स है और चैप्टर ये आएगा, तो ये करना तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो कि ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। मैंने आपको कई बार बताया है ना कि एडजॉइंट की और इनवर्ट्स की प्रॉपर्टी घोट के पी जाओ, कोई पुड़िया बना लो, खा लो, पानी में घोल लो, पी जाओ, ठीक है ना। तो अभी हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अभी इनवर्स की प्रॉपर्टी आने वाली है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ए एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो वो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर का क्या है, ए मैट्रिक्स है, यानी कि 2 by 2 या 3 by 3 जिस भी ऑर्डर की है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ए एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ये, अगर ये फाइंड करना है, हमसे पूछा गया है अगर, ठीक है ना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले एडजॉइंट निकालें, फिर उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करें, ना जी ना, हमें ये काम नहीं करना। हमें सिर्फ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके साथ आई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आई मैट्रिक्स कौन सी रखेंगे, उस ऑर्डर की जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर देखो कि ये वाली प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, तो उसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट अगर मुझे लिखना है कि एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट अगर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकाल लूंगा पहले और उसका ट्रांसपोज कर दूंगा। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। एडजॉइंट के ए का मतलब ये है कि अगर ए मैट्रिक्स की मैंने किसी स्केलर में मल्टीप्लाई करी, फिर उसका एडजॉइंट निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, के एन माइनस वन एडजॉइंट ए कर लूंगा, ठीक है ना। अब देखो प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं सर, कौन सी करें, जिस पे मैं टिक लगा रहा हूं ना वो वाली प्रॉपर्टी कर लो बस, वो वाली प्रॉपर्टी कर लो बस जिस पे मैं टिक लगा रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो एक तो आप ये कर लो, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा, और नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे तो वो आपको नल मैट्रिक्स ही देगा। तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो आप कर सकते हो एक बार, है ना। और ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली कर लो अच्छे से, ठीक है, ये वाली कर ली, और ये वाली करना चाहो तो ये वाली भी कर लो, ठीक है ना। बाकी तो ठीक है।
बाकी तो बस और रहने दो, और रहने दो। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे आपके, इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन जाएंगे बस, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं आएगा, इसी में से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? फटाफट से ये 4 प्रॉपर्टीज नोट कर लो, जो कि मैंने जहां पर मैंने टिक लगाया है, बस ये वाली प्रॉपर्टीज देख लो अच्छे से। क्लियर हो गई इतनी बात? बताओ, क्लियर है इतनी बात? चलें आगे, आगे चलें, चलो आगे क्या बोला है? एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, कि अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते हैं तो वो हमें डायगोनल मैट्रिक्स ही देगा। एडजॉइंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चंस ना 1 मार्क्स में मतलब पूछे जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, नहीं, है तो सिलेबस का पार्ट, ठीक है ना। तो सब बुक्स में ये डिटेल में नहीं दिया होता, जैसे कि आपकी एमएल अग्रवाल वगैरह की बुक है, बट यहाँ पर आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स इतना बेहतरीन तरीके से मिलेगा ना कि मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात? अब आ जाओ इनवर्स पर, इनवर्स पर आ जाओ अब, कि इनवर्स क्या है। ये तो हमें पता है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत बार पढ़ा है हमने, ठीक है ना, बहुत बार पढ़ा है कि अगर हमें इनवर्स फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, लेट ए बी अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनका मल्टीप्लीकेशन करो और बी ए का मल्टीप्लीकेशन करो, वो हमें आई आ गया, तो हम इसको बोलेंगे इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, जिसको हम डिनोट करते हैं ए इनवर्स से, और इसका ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। ये काफी बार आपका यूज होता ही है मैट्रिक्स मेथड में, जब हम यूज करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला ही यूज होता है हमारा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देख लेना इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। अब आ गई इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, क्या आ गई प्रॉपर्टीज आ गई इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। अब क्या करें जी, अब क्या करें जी बताओ। देखो जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते थे तो ए आता था, वैसे ही देखो ए इनवर्स का इनवर्स करोगे ए आएगा। जैसे हम ए बी का ट्रांसपोज करते थे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था, वैसे ही ए बी का इनवर्स करोगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स मिलेगा। पीछे से स्टार्ट करना होता है, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज का इनवर्स कर दो या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है। ये लिखा कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल दो या फिर ए इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं, और यही प्रॉपर्टीज में हर बार आके बोलता था आपको कि इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट और इनवर्स की प्रॉपर्टी। अच्छा, ए ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स ए हमें हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, ठीक है ना, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। कई बार ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद ए की पावर, अगर मान लो ए की पावर 2 है और उसका इनवर्स हमने निकालना है, तो हम ए का इनवर्स निकाल के उसकी पावर में 2 कर सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। अच्छा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार 1 मार्क्स में, कई बार 1 मार्क्स में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें ऐसे कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं, बाकी सब जीरो है, और ए बी सी जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस केस में अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, फिर एडजॉइंट निकालूं, फिर उस फॉर्मूले में पुट करूं तो इनवर्स आएगा, नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल सकते हो, 1 बाय ए, 1 बाय बी और 1 बाय सी, और बाकी सब तो जीरो, एक नंबर फ्री फंड में मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो देखते ही टिक लगा दोगे ऑप्शन में, ऑप्शन लिख दोगे बिना कुछ करे, ठीक है ना, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे देखने में और लिखने में, ठीक है। तो ये रहने दो, ये रहने दो, इसको रहने दो, ये वाली प्रॉपर्टी कर लो, ये वाली प्रॉपर्टी कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ठीक है ना। याद रखो कि ए प्लस बी का जब हम ट्रांसपोज करते थे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आता है, बट ए प्लस बी का होल इनवर्स हमें ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स नहीं देता। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसी चीजें पूछ लेता है सीबीएसई, सीयूईटी वाले भी पूछ लेते हैं ऐसी चीजें, ठीक है ना। तो ये चीज तो सही है, ये चीज सही है, बट ये, हाँ मतलब ये सही है, मतलब ये इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। अगर इक्वल दे रखा है तो वो गलत है, बट ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाली प्रॉपर्टीज देख लो कुछ बेसिक, ये तो आपकी प्रॉपर्टीज
स्टार्टिंग की जो प्रॉपर्टीज है इनवर्स की, ये तो आपकी एमएल अग्रवाल की बुक में भी हैं, ठीक है ना। कुछ एक दो प्रॉपर्टीज इसमें से एक्स्ट्रा है जो मैंने आपको बता दी, जैसे ये इंपॉर्टेंट है एक, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना। अगर ये आ गई तो आपको 5 सेकंड के अंदर एक नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये वाली एक प्रॉपर्टी है, आपको नहीं पता होगी, बट देख लो एक बार, अगर आपको समझ में आ जाती है तो। वैसे मैंने समझा दी है कि अगर ए की पावर में कुछ दे रखा है, उसका इनवर्स निकालना है, तो हम पहले ए का इनवर्स निकाल के उसकी पावर कर सकते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। चलें आगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। अच्छा, ये आपको अच्छे से पता होगा कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसका ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, उसका तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अगर मान लो कि ए डिटर्मिनेंट 0 ही आ गया, तो ये 1 अपॉन 0 ये तो नॉट डिफाइंड है ना। इस वजह से ये होता है सिंगुलर, ठीक है ना, ये होता है सिंगुलर। तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, बार बार ध्यान से सुन लो, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? बस यही बातें यहाँ पे लिखी है। अच्छा, ये और देख लो सेकंड पॉइंट इसका, इसके बस खाली 2 पॉइंट देख लो, थर्ड वाला रहने दो। 2 पॉइंट देख लो इसका, बस 2 पॉइंट, कि इफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक देन ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ए एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है और नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक है, तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक आएगा, ठीक है, उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक आएगा। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। आपके सिलेबस में नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस कट है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में होमोजीनियस अभी फिलहाल के लिए कट है, ठीक है ना, नॉन होमोजीनियस कट है। अच्छा, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या डिफरेंस होता है समझ लो एक बार। जैसे कि अगर मान लो मुझे ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना, इस तरीके से मुझे कोई इक्वेशन दी है, कुछ भी ले लो रैंडमली, है ना, ये मान लो ये 0 ले लिया मैंने, ये तो यहां पर आप ध्यान से देखो, जो ये बी होता है ना, ये बी तो होता है, ये बी ही तो होता है। ये बी जो मेरा आ रहा है, ये सब 0 नहीं आ रहा, एक ही में आ रहा है ना 0, सारे 0 तो नहीं आ रहे, तो इसको बोला जाता है नॉन होमोजीनियस, ठीक है ना। ये होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। अगर यहां पर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन है और इसकी जगह पर तीनों 0 हैं, तीनों 0 हो गए, मान लो तीनों 0 हो गए, ठीक है ना। अगर ये तीनों 0 हो गए, इसका मतलब बी जो है वो तो 0 0 0 पूरा ही 0 हो गया। तो ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है, ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है होमोजीनियस, ठीक है ना, होमोजीनियस बोला जाता है ऐसी इक्वेशन को। बट आपके सिलेबस में नॉन होमोजीनियस है, जिसके यहां पर तीनों में 0 नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे चलें, बताओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है ना, आगे आ जाओ। कि आपको पता है कि हम सॉल्यूशन जब करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो 2 मेथड से करते हैं, एक तो मैट्रिक्स मेथड होता है और एक होता है हमारा क्रैमर्स रूल होता है, और एक मैट्रिक्स मेथड होता है। ये दोनों हमारे सिलेबस में है। तो जो मैट्रिक्स मेथड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर वर्ड प्रॉब्लम भी आती है। जैसे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको, ए एक्स इक्वल टू बी और x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि ऐसा सॉल्व कर लिया हमने, ए इनवर्स की हेल्प से कुछ और फाइंड करने के लिए वो पूछ लेता है और वो कह देता है कि ए इनवर्स का यूज करके फाइंड करो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एमएल अग्रवाल की बुक में भी गिवन है, 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं अगर वर्ड प्रॉब्लम ना बनी तो, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये रहा, ठीक है ना। इसमें देखो ये 3 केस बनते हैं, ये 3 केस बनते हैं, ये तो है ही नहीं आपके सिलेबस में, ये तो है ही नहीं ना, होमोजीनियस तो है ही नहीं है, तो होमोजीनियस को तो रहने दो आप, नॉन होमोजीनियस की बात करो सिर्फ। नॉन होमोजीनियस में मैंने आपको फ्लो चार्ट पढ़ाया था, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था ना, तो फ्लो चार्ट पढ़ाया था। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हम बोलते हैं ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, एमसीक्यू में वो पूछ लेता है कंडीशंस,
या k की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी पूछ लेता है। फिर आता है कि a एडजॉइंट अगर 0 है और यहां पर भी अगर ये 0 है, ठीक है ना, तो यहां पर अगर ये 0 है तो हम साथ में पहले फाइंड करते हैं एडजॉइंट a b, ठीक है ना, एडजॉइंट a और साथ में b। अगर ये मेरा नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स आ जाए अगर मेरा, ये पहले तो कंडीशन ये देखेंगे, ये हो गई, उसके बाद फिर ये चेक करेंगे। अगर ये भी आ गया तब हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको चार्ट में, सब फ्लो चार्ट ऐसे ही बना के समझाया था मैंने। अब इसमें आ जाओ, अगर डिटर्मिनेंट a 0 आ गया बट एडजॉइंट a और b अगर मैं निकालूं तो वो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स बना, तो इसमें मैं बोलूंगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये आपको चीजें याद रखनी पड़ती हैं इसमें। हमारे सिलेबस में होमोजीनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ नॉन होमोजीनियस है, जिसमें दो मेथड हैं, मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड में हम कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स मेथड से इनवर्स ये ऐसे, ठीक है ना, और ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पे कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है ना, ये आपको चीजें याद रखनी है। ये फ्लो चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको चीजें, ठीक है। आ जाओ आगे। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डिटरमिनेंट या फिर क्रैमर्स रूल, जैसे मैट्रिक्स मेथड था वैसे ही डिटरमिनेंट मेथड होता है, इसका दूसरा नाम है क्रैमर्स रूल। ये ज्यादातर क्रैमर्स रूल से ही जाना जाता है, आपके सिलेबस में क्रैमर्स रूल है, अप्लाइड वाले बच्चों के सिलेबस में क्रैमर्स रूल है, कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए तो क्रैमर्स रूल उन्होंने पढ़ा ही नहीं कभी, उनके सिलेबस में ही नहीं है ना। तो देखो, सबसे पहले तो द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं जिसमें x और y वेरिएबल है, ठीक है ना, ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहां से हमें अगर x और y की वैल्यू निकालनी होती है, हम कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू d1 अपॉन d, y इक्वल टू d2 अपॉन d, ठीक है। d क्या है, a1 a2 b1 b2, ये a1 a2 b1 b2, ठीक है ना, ये हो गया। d1 क्या है, अब d1 कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट वाली प्लेस है ना, जो फर्स्ट वाली प्लेस है, इस फर्स्ट वाली प्लेस की जगह पर हम c1 c2 लिखते हैं और ये एज इट इज आता है, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो d1 आ जाएगा, ठीक है। अब d2 कैसे निकालें, अब फर्स्ट वाले प्लेस को हमने एज इट इज रखा है, फर्स्ट वाले प्लेस को हमने एज इट इज रखा है और इसकी जगह पर c1 c2 आ गया, ये वाला c1 c2, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट d नॉट इक्वल टू 0, तो जो d था स्टार्टिंग में जो हमने d निकाला था वो 0 नहीं होगा। इसमें भी हमारे 3 केस बनते हैं, ठीक है ना, इसमें भी हमारे क्या बनते हैं, 3 केस बनते हैं। अब यहां पर देखो, ये ऐसी इक्वेशन है, ये ऐसी इक्वेशन है जहां पर x और y है, अभी z नहीं आया, अभी z वाला अलग है, अभी z वाला अलग है। जब x और y आता है तो आपके सिलेबस में क्रैमर्स रूल वैसे तो है बट पूछा नहीं गया, बहुत कम पूछा गया है। अगर पूछा भी गया है तो 2 नंबर में क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल सा, उन्होंने बोला कि सॉल्व करके बताओ इसको, सॉल्व ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, सिंपल सिंपल उन्होंने बोला है, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आया तो ऐसा आ सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन देख लो, इनमें से 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, देखो, है ना। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो सब मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि इंपॉर्टेंट 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 क्या है, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट आप नहीं कह सकते, ठीक है ना, अगर समझ में आ रहा है तो कर लो, नहीं तो छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, बट ये है इजी, इसको छोड़ो मत, क्योंकि ये इजी, अगर डिफिकल्ट होता तो मैं खुद ही कह देता आपसे कि छोड़ दो। जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट जब 0 नहीं होगा, तो ये कंसिस्टेंट होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा, अभी समझाया था वैसा ही है कुछ, है ना। उस केस में सिंपल x हो जाएगा d1 अपॉन d, y हो जाएगा d2 अपॉन d, और खत्म कहानी, x और y की वैल्यू ही हमसे पूछता है वो क्वेश्चन में। जब d हमारा 0 होगा तब तब हमें चेक करना पड़ेगा d1 को और d2 को, अगर d1 और d2 दोनों 0 आ गए तब हम बोलेंगे ये कंसिस्टेंट है बट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। जब d 0 आ गया और यहां से वन ऑफ d1 और d2 नॉन जीरो हो, यानी कि नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया कि इनमें से कोई, दोनों में से कोई एक
नॉन जीरो हो, एक जीरो हो और एक नॉन जीरो हो, तो देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, उस केस में नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको भी आप एज अ चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना लो इसको भी ऐसा, ठीक है ना, इस तरीके से फ्लो चार्ट बना लो कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो ये सिंपल कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट आएगा, और यहां से आपका जो आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा जब ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो फिर एक केस बन जाता है जब ये जीरो आ गया, तब हम चेक करते हैं कि d1 इक्वल टू d2, क्या ये दोनों जीरो आ गए। अगर दोनों जीरो आ गए तो हम बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट तो है, बट सॉल्यूशन जो है वो यूनिक नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अरे आ रही है बात समझ में, बताओ आ रही है बात समझ में। अगर यहां पर d की वैल्यू जीरो ही आ गई और d1 और d2 में से कोई एक हमारा नॉन जीरो आया, d2 और d1 में से कोई एक, एनी वन इज नॉन जीरो, तो हम यहां से बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट तो जब होता है तो हमें पता है कि नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, चाहे वो मैट्रिक्स मेथड में बात हो चाहे क्रैमर्स रूल में बात हो। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है, और ये मैंने ऐसे ही पहले भी मैंने इसको ऐसे ही डिटेल में समझाया था, ठीक है। चलें आगे, बताओ अब केस टू में क्या होता है। केस टू का केस थोड़ा अलग है, ठीक है ना, अलग है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड तीन इक्वेशंस मिलती हैं आपको, उसमें आपको दो ही इक्वेशंस मिलती है और वेरिएबल भी दो ही मिलते हैं, एक्स और वाई। इसमें आपको वेरिएबल भी तीन मिलेंगे और इक्वेशंस भी तीन मिलेगी, ठीक है ना। तो उस केस में आपको एक्स वाई और जेड अगर निकालना है तो इसी को ही क्रैमर्स रूल बोला जाता है, कि हम क्रैमर्स रूल की हेल्प से एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, ठीक है। यहां से डी कैसे है, वैसे ही हमें निकालना है कि 3/3 डिटर्मिनेंट है। फिर डी1 में क्या होगा कि हम इसकी जगह पर फर्स्ट वाले कॉलम की जगह पर यहां से ये वाली वैल्यूज लिख देंगे जो इस तरफ लिखी होती है ना, इक्वल टू में, जो बी के इक्वल टू में लिखी होती है, इस तरफ जो लिखी होती है, ठीक है। हम्म हम्म, ठीक है, एक मिनट दो बस, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद D1 कैसे निकलता है, फिर फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड की जगह पर ये लिख देंगे D1 D2 D3, और थर्ड वाला एज इट इज। फिर D3 निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम की जगह पर हम लिख देंगे वो जो बी वाली रो में होता है, ठीक है ना, जो इक्वल टू में ये जो कांस्टेंट दिए होते हैं हमें वो, ठीक है ना। तो ये रिवाइज करवा रहा हूं मैं, क्विक रिवीजन, आप अच्छे से ये समझ चुके हो अगर आपने पढ़ा है तो ये डिटर्मिनेंट। फिर x की वैल्यू d1 अपॉन डी, y की वैल्यू d2 अपॉन डी और z की वैल्यू d3 अपॉन d3 अपॉन डी आ जाएगा। सिंपल क्रैमर्स रूल लगा के x y z की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप क्रैमर्स रूल से अगर ये करके आते हो ना, सॉल्व ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगर वहां पे क्वेश्चन में नहीं बोला कि आप मैट्रिक्स मेथड से करो, तो क्रैमर्स रूल ज्यादा इजी पड़ता है आपको, है ना। देखो यही है कि d अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक। सिंपल, ये जो वैल्यूज निकल के आ जाएगी आपकी, है ना, ये जो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। उसके बाद अगर d जीरो है तो एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट d1 d2 d3 इज नॉन जीरो, देन द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट दैट इज हैविंग नो सॉल्यूशन। जैसे कि अभी बताया मैंने दो वाले में कि दोनों में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए तो वो नो सॉल्यूशन होता है, ऐसे ही इसमें एटलीस्ट कम से कम एक d1 d2 d3 में से कम एक नॉन जीरो होगा, और d अगर जीरो है तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और ये नो सॉल्यूशन देगा हमें, क्योंकि इनकंसिस्टेंट तो हमें नो सॉल्यूशन देता है। अगर d जीरो है और d1 d2 d3 भी जीरो आ गया तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। अच्छा, इसमें फोर्थ पॉइंट भी है, इस फोर्थ पॉइंट को तो छोड़ दो, ये फोर्थ पॉइंट रहने दो, ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट को तो रहने दो, सिर्फ खाली ये तीन पॉइंट्स देख लो, इसमें कंडीशंस याद कर लो। अगर क्वेश्चन आ गया इसमें से इन कंडीशंस में पूछने के लिए, अगर क्वेश्चन आ गया तो एक आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा बस, कि वो पूछ लेगा, क्योंकि ऐसा पूछा भी गया है पहले किसी कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में या फिर किसी सैंपल पेपर में, ऐसा क्वेश्चन जरूर आया है एक, ठीक है ना। तभी मैं आपको ये बता रहा हूं, नहीं तो मैं आपको नहीं बताता, ठीक है ना। बस खत्म चैप्टर, चैप्टर खत्म हो गया हमारा, डिटर्मिनेंट खत्म हो गया, सब पढ़ लिया डिटर्मिनेंट में हमने, कुछ नहीं बचा डिटर्मिनेंट में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सीओईटी के लिए भी ये इतना इनफ है ना,
कि सीयूईटी में भी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 12th की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो फुल रिवीजन कर लिया हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर का, मैट्रिसेस का हमने कर लिया, और फर्स्ट 2 चैप्टर्स का भी हमने रिवीजन कर लिया अच्छे से। ऐसे ही हम और वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। ये जो अंतिम वॉर सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो बस शेयर करो फटाफट वीडियो को, और अपना तैयारी रखो, फुल कॉन्फिडेंस रखो। पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया पेपर आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा, ठीक है ना। बस कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, अपनी तैयारी पूरी ऑनेस्टी के साथ करो, ठीक है ना। पूरी ऑनेस्टी के साथ तैयारी करो अपनी। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।